Hello, hi to all my viewers. I hope all of you guys will be fine. आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा है द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एल्जेब्रा। ठीक है, तो ये एल्जेब्रा एक फंडामेंटल थ्योरी है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। चलो हम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट दैट इज p of z a naught plus a1 z plus a2 z square plus so on to a n z raised to power n has exactly n zeros। तो हमारा स्टेटमेंट ये कहता है अगर कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जो ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें जो हमारा क्या कहते हैं वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे z है। ठीक है, उसमें उनकी जो डिग्री होती है वो n या n से बड़ी होती है। ठीक है, अगर वो n इक्वल टू 0 होगा तो हमारा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। हमारा जब z रेज़ टू पावर 1 या 1 से ज़्यादा हो तो हम उनको नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? अगर जब हमारा डिग्री रेज़ टू पावर 0 हो तो हमें वो उसमें सिर्फ अपना उसका एक टर्म ही रह जाता है, वहाँ पे वेरिएबल नहीं दिखाई देता है, वो हमारा एक कांस्टेंट ही रह जाता है। अगर वो 3 होगा तो वो 3 ही होगा, क्योंकि हम 3 को ऐसे लिख सकते थे z रेज़ टू पावर 0 रहेगा क्या, वो बाद में 3 ही रहेगा, क्योंकि वो बन जाएगा 3 into 1, जो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अगर किसी रियल नंबर के साथ कोई वेरिएबल हो और उसकी वैल्यू मतलब 1 या 1 से ज़्यादा, मतलब डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली जो हमारा एज अ होल टर्म उसमें बाद में चेंजेस आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड। जब हम जेड को चेंज करेंगे तो वो हमारा हो गया नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होगा हमारा कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो just let me erase it। ये हमारा हो गया नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमारा और एक टर्म है कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। वो क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमारा z हमारा वो है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके जो कोफिशिएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स है। मतलब जो हमारा a1 है उसमें हमारा एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? आयोटा वाले पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब जो हमारा कोफिशिएंट्स है इनके जो वो जिनको हमने कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट किया उनमें हमारा इमेजिनरी पार्ट भी इन्वॉल्व होगा। तो उसका मतलब है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को कहते हैं जिसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, नहीं तो हम जब अकेला कोफिशिएंट पर लिखा होगा तो वहाँ पे हमारा कोई भी रियल वैल्यू नंबर हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। बट जब हम कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कहते हैं तो फिर उसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट भी इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है गाइस, सो ये हमारा स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट हमने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट यही कहता है अगर कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री n, जो हमारा लीडिंग डिग्री होगा वो हमारा n होगा विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट मैंने भी समझाया, तो वो हमारा जो हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ z, उसमें हमारे जो जो पॉलिनोमियल खुद है वो एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री n है, लीडिंग डिग्री, वो हमारा कोफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। जब कोई ऐसा एक पॉलिनोमियल होगा तो उसके एक्जैक्टली n जीरोस होंगे। n जीरोस क्या हुआ? n रूट्स होंगे उसके। n यहाँ पे क्या है? हमारा लीडिंग जो हमारा पावर नहीं था, जो हम लीडिंग डिग्री की बात करें, उसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी हमारे ज़ीरोस मिलेंगे, हमें उतना हमें रूट मिलेगा। ठीक है, चलो हम अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ क्या कहता है? गिवन जो हमें ऊपर गिवन दिया होता है कि मतलब पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस सो टू एन जेड एन इज एन एन डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, जो कि हमारा एन डिग्री पोलिनोमियल है विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, जो कि जिसमें हमारे कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। और ए एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो हमारे कोफिशिएंट है वो ज़ीरो को इक्वल नहीं हो सकते। और हमारा ग्रेटर या इक्वल टू वन होगा। ग्रेटर एन इक्वल टू वन क्यों होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इससे नीचे जो कि हमारा ज़ीरो होगा, अगर हम इनके इन वैल्यूज़ पे अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें वो क्या मिलेगा? मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं वेरिएबल के ऊपर अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे, इसके मतलब जैसे मैंने आपको कहा था, अगर एक सेकेंड ऊपर मैंने कहा था अगर कोई
कोफिशिएंट होगा जैसे 3, उसके जो वेरिएबल्स होंगे अगर उसका पावर 0 होगा तो ऑब्वियसली वो 3 रहेगा, मतलब वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, जो फिर बाद में हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। इसीलिए अगर जब तक यहाँ पे 1 या 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं आएगा तब तक वो कांस्टेंट रहता है। तो हमारा जो गिवन में स्टेटमेंट था कि नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सो मतलब जो हमारा डिग्री है वो n 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके जो हमारा नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। तो हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ हमें क्या करना है कि हमारे पी ऑफ जेड की एग्जैक्टली n0 से है। तो हम लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं, हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं एफ ऑफ जेड जो कि हमारे इक्वल है ए एन जेड एन। ठीक है, और हम जी ऑफ जेड लेट करते हैं जो कि हमारा जाता है कहाँ तक, ए नोट प्लस ए वन जेड वन सो अप टू ए एन माइनस वन जेड रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, कहाँ तक जाता है, जो हमारा लीडिंग डिग्री नहीं है उससे एक कम तक लेते हैं हम उनको जी ऑफ जेड। ठीक है, ये हम दो पॉलिनोमियल्स लिए। सो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड। ठीक है, जब हम उनको डिवाइड करेंगे जो हमारा जो ये वैल्यू आ रहा है ए नोट प्लस ए वन जेड सो टू ए एन माइनस जेड एन स्क्वायर, उसका डिवाइड होगा ए एन जेड टू पावर एन। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब हम जब इनके मोड को हम सेपरेट लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एडिशन में तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा। और यहाँ पे मैंने एक पार्ट मिस कर दिया है, यहाँ पे नीचे ये भी आएगा ए एन जेड टू पावर एन। ठीक है, सॉरी ये मैंने पार्ट मिस कर दिया है। थोड़ा ऑब्वियस है कि मतलब नीचे जो मिस हो गया वो आप समझ जाना कि मतलब क्या है। ये हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेट करते हैं सच दैट जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड होगा, जो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारे आर के इक्वल जो कि होता है। ठीक है, क्यों आपको पता होना चाहिए कि उन्हें भी आर क्यों होता है, क्योंकि हम इसके जो डेल जेड की जो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो कि हमारे आर के इक्वल होता है। सो या एंड आर इज ग्रेटर देन 1, हम ये भी लेट करते हैं। ठीक है, जो हमारा आर रेडियस होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। देन ऑन सी, तो फिर सी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इज लेसर देन इक्वल टू जो हमारे ए नोट ऊपर जो हमने सेपरेट मोड लिया हुआ था वो लिखा है, और जो हमने हमें जो डेल जेड मिला था, जो हमारे ऊपर डेल जेड था उसकी जगह पे हम आर पुट कर रहे हैं। सो जब हम उनकी जगह पे आर पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा डेल जेड है वो आर के इक्वल है। सो हम जब डेल जेड पे डेल जेड के इक्वल हम आर पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये वैल्यू मिली। सो ये आप यहाँ तक को समझ आ गया। सिंस हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन 1 है, और जो ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे क्या हम अप्लाई होता है, जो हमारा आर नोट होगा वो लेसर देन होगा आर एन माइनस 1 से, और हमारा आर वन भी लेसर होगा आर एन माइनस 1 से। सो ये चलता जाएगा। सो अब हम इसमें क्या वो चेंजेस लाएंगे, जो जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड का मॉड्यूलस है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे आर के वैल्यूज थे वहाँ हमने आर एन रेस टू पावर माइनस 1 पुट किया हुआ है। सो जब हम इसको पुट करते हैं, जो हमारा पहले एक जो यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन था जहाँ पे लेसर देन इक्वल टू था, वहाँ से हमारा इक्वल टू हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे जब हमने आर नोड या आर वन की जगह पर जब हम आर एन माइनस 1 पुट किए तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने दिखाया कि जो हमारा आर एन माइनस है वो बड़ा है आर नोट से। तो जब हम आर नोट की जगह पे या आर वन की जगह पे आर एन माइनस 1 पुट करते हैं तो वो बड़ा बन जाता है, वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली जो हमारा पहले इक्वल टू का जो उस पर नोशन लग रहा था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ऐसे बना। तो हम इसमें से क्या करेंगे, ए नोट ए वन उन सबको रख के हम आर एन माइनस 1 को सब में से कॉमन निकल लेते हैं। ठीक है, जब हम इनमें से कॉमन निकालते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, जो यहाँ पे हमारा आर एन माइनस 1 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर एन अपॉन आर, जो कि मैंने नीचे आर लिख दिया, जो फिर हमारा जो आर एन और जो नीचे आर एन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक, कैंसिल आउट करके
ये जो जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इज लेसर देन इक्वल टू एन ऑर्डर स्वैप टू एन माइनस वन अपॉन एन आर, ठीक है, बिकॉज आर जो हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले लेट किया था। देयरफॉर यहाँ पे हम जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करते जाएंगे तो हमें जो इन्फिनिटी तक हम अप्रोच करेंगे, उसी तरह जो हमारे जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड वो अप्रोच करेगा 0 के लिए, क्योंकि जितने आर की वैल्यू बढ़ेगी उतना जी ऑफ जेड एफ ऑफ जेड की वैल्यू कम होती जाएगी, जो फिर वो कहाँ तक अप्रोच करेगी, 0 तक। देयरफॉर जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड वो लेसर देन इक्वल टू बन गया 1 से। ये क्यों बन गया आपको समझ आ गया हुआ, क्योंकि आर हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है। जब हम यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू 1 से छोट मतलब 1 अपॉन आर होगा, तो फिर ऑब्वियसली जो हमारा वैल्यू होगा वो 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि हम किस 1 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो 1 से छोटा ही बनते जाएगा। सो इसका कहने का मतलब ये है, तो हमें बाद में ये क्वेश्चन मिला, इक्वेशन क्या ये आइडिया मिला कि मतलब जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड वो लेसर देन इक्वल टू 1, लेस होगा 1 से, इक्वल टू भी नहीं होगा, लेस होगा 1 से। जब हमने ये पुट किया कि मतलब जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड लेस होगा 1 से, तो हमारा एक थ्योरम होता है रोशेस थ्योरम, जिसमें हम ये कहते हैं अगर दो फंक्शन हो एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड, वो एनालिटिक हो, किस पे, सी में, सी के अंदर भी एनालिटिक हो और उस सी की सरफेस पर भी एनालिटिक हो, क्लोज कंटूर, ठीक है। क्लोज कंटूर का मतलब क्या होता है, अगर कोई क्लोज ग्राफ हो जो कि क्रॉस नहीं करता हो खुद को, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे नहीं जाता हो, अगर ये क्लोज कर्व, एक मिनट, एक क्लोज कर्व है, ठीक है, एक तो क्लोज कर्व हो गया जिसको हम कंटूर कहेंगे, काउंटर कर्व नहीं कहेंगे। अगर ये क्लोज कर्व इसको कहीं पे क्रॉस कर रहा हो, फिर ये एक क्लोज कर्व बन लो, इसको हम कंटूर नहीं कहेंगे। और जो हमारा क्लोज कर्व है तो वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज हम इसको लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, चलो मान लो एफ ऑफ जेड, सो ये ऐसे चलेगा, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो हमारे एक काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। ओके गाइस, सो ये काउंटर क्लोज की मैं बात कर रहा था, तो हमारा ये काउंटर क्लोज। सो काउंटर क्लोज जी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, जब हमें ये कंडीशंस प्रूव होते हैं जो एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड एनालिटिक हो इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज काउंटर सी, और हमारे ये ऐसे कंडीशन सेटिस्फाइड तो जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड लेसर देन 1 ऑन सी, देन जो हमारा दो इक्वेशन जो हमारा ये जो फंक्शंस थे एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड, उनमें क्या होता है, जो हमारा एफ ऑफ जेड की जो जीरोस होते हैं और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की जो जीरोस होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, सेम नंबर होते हैं। समझ गया किन किन की होती, एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की जो नंबर ऑफ जीरोस वो इक्वल होते हैं। सिंस हमने एफ ऑफ जेड क्या लिया था, ए एन जेड पर एन, जिसके एन जीरोस होंगे 10, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैज एक्चुअली एन नंबर जीरोस, तो ये ऑब्वियस हो गया, एफ ऑफ जेड के अगर एन होंगे तो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के भी एक्चुअली एन होंगे। दैट इज जो हमने ये पोलिनोमियल लिया था, जिसको हमने लिया था एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, और जो हमने ये एलाबोरेट करके लिखा है एक्चुअली एक नंबर ऑफ जीरोस।